मिस्ड यू। हम वैसे ही अपना लेकर आए हैं डेटा जिसमें हम ना यूपीपीसीएस प्लस बीपीएससी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये दोनों पेपर देने जा रहे हैं, बीपीएससी का तो बस आ ही गया 13 तारीख को, यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर को पेपर है। तो गाइस जुड़े रहिए चैनल पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आप कितने कंफर्टेबल हैं चेक कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू ज्वाइन आवर चैनल फॉर every kind of current affairs, PDFs and another things। आपके स्टैटिक पोर्शन, सारा ही पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करा जा रहा है। साथ ही हमारा टेलीग्राम लिंक है जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, प्लीज़ उसको भी चेक करिए और जुड़िए उससे, तो कि ताकि आपको हाईलाइटेड PDFs और जितने भी MCQ PDFs आते हैं वो सारे आपको मिल पाएँ। इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की जानकारी, सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि आप चैनल से जुड़े रहें। आज हम सीधा शुरू कर रहे हैं अपने ना हिस्ट्री वाला डे। आज हमारा, जैसे हमने कल पॉलिटी डे बनाया था ना, आज हम हिस्ट्री डे मनाने जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री डे में सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, हम उसको कवर करेंगे। देखो आज जो क्वेश्चन उठाया गया है, ये पिछले जो पेपर्स में से आए गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर ही मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ। देखो, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशंट इंडिया, कह रहा है जो इन्वेडर्स होते थे एंशंट इंडिया में, उनमें से ना करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है, वो है आपका ये वाला है, क्या, ग्रीक, साकास और आपका कुशान्स, ठीक है। ग्रीक्स जो थे ना वो पहले थे इंडिया में जिन्होंने इन्वेड किया था, आप समझ लो 327 से लेकर आपका 326 BCE में इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को। इन्होंने ही हेलेनिस्टिक आर्ट भी इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया ने। इन्हीं की वजह से, ग्रीक्स की वजह से ही गंधारा आर्ट भी डेवलप हुआ था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे जुड़े कहीं भी कुछ सवाल आए तो आप उससे डरो नहीं, घबराओ नहीं, ठीक है। साकाज में ध्यान रखना, ये इंडो साकेंस कहते हैं, सेंट्रल एशियन इन्वेजन था। 1st सेंचुरी BC में आए थे। कब आए थे? 1st सेंचुरी BC में आए थे। कुशान जो है ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने 1st से लेकर 3rd सेंचुरी में AD के अंदर ही आए हैं, ठीक है। कनिष्का आपको पता ही है, कुशांस का प्रोमिनेंट लीडर है, और कुशांस वाज आल्सो नोन फॉर सपोर्टिंग बुद्धिज्म। तो आपको तीनों पॉइंटर्स पता होने चाहिए। इन्वेडर्स की दृष्टि से एंशिएंट इंडिया के फेज में जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल ठीक है, ग्रीक, साकाज और कुशांस, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम मिलिंद पेन्हो के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं मिलिंद पेन्हो, जो आपका एक किताब है, आप जानते हो, उसमें डायलॉग लिखे हुए हैं बिटवीन किंग मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट। तो कंसर्न सेंट वो कह रहे हैं कि जो कंसर्न सेंट थे वो कौन थे? तो आंसर है इसका नागसेना। क्या है इसका आंसर? नागसेना इसका आंसर है। आपको पता होगा ये 100 BC से लेकर 200 AD के बीच में ये डायलॉग किया गया था। इंडियन बुद्धिस्ट और उसके साथ किंग पिल आपके थे, उन्होंने ये डिस्कशन किया और इसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया इनके डायलॉग से, और पता चला जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसमें आपको पता होगा एक नागेश्वर भी होते थे, उन्होंने आंसर दिए थे टू बुद्धिज़्म इन आपके मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ मिएंडर्स हैं, एक बुक है जो डायलॉग नागेश्वर और मिलिंडा के डायलॉग्स को कवर करती हैं। नागसेना भी बोलते हैं नागेश्वर को, ध्यान रखना, ये कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप, नागेश्वर कहो या वो कहो एक ही बात है, नागेश्वर या नागसेना एक ही बात है। तो मिलिंडा और मिएंडर जो है वो किंग ऑफ बैक्टीरिया हैं, आपको पता है। किंग कहाँ के किंग थे? ये बैक्टीरिया जगह है थी, उसके किंग थे। इन्होंने 2nd सेंचुरी BC में ये रूल करते थे, 2nd सेंचुरी BC के अंडर। तो नागेश्वरा नागसेना एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और ये काम करते हैं इन्फ्लुएंस अंडर मिएंडर, जिन्होंने कन्वर्ट किया था बुद्धिज़्म में। जो बुक वॉज रिटन बाय नागेश्वर द्वारा एक किताब लिखी गई है पाली भाषा में। ध्यान रखना, नागेश्वर द्वारा लिखी गई है किताब पाली भाषा में। बुद्ध घोष एक बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर थे और कमेंटेटर थे इसमें। विशुद्धि मग्गा, तो वासुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, मॉन्क थे, जिन्होंने ना एक अधिधम्ब कोशिका भी लिखा है। तो ये सब के बारे में आपको ना जो भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड गाइस जानकारी है, प्लीज़ प्लीज़ नोट दैट। मैं आपको कुछ कुछ बातें लिखवा देती हूँ यहाँ पर, देखो नोट करो। सबसे पहली बात पाली भाषा में लिखी गई है। फिर मैंने आपको एक बात बोली है बुद्ध घोषा, क्योंकि अगर इससे आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर जाओ। बुद्ध घोषा में लिख लो, ये बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर हैं। कौन है ये? बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर हैं
ये बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर हैं ये, ठीक है। बुद्धघोषा बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर हैं। कमेंटेटर फॉर राइटिंग, जो कमेंटेटर थे, तो कमेंटेटर में लिखो आप विशुद्धि मग्गा, ठीक है। एक है इसमें वासुबंधु। वासुबंधु कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर। कौन है ये? बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं ये, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। और ठीक है, और एक मॉन्क भी हैं, एंड ए मॉन्क। मॉन्क में आप रखना, इन्होंने जो मॉन्क हु रोड द बुक उन्होंने लिखा है अभी धर्म कोशिका, उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। इसके अलावा बौद्धि धर्म याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? बौद्धि धर्म याद रखना है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कौन थे ये? सॉरी, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे हु इज़ क्रेडिटेड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन धर्मा। चाइना में इन्होंने ट्रांसमिशन किया था, ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज़्म, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना, बुद्धिज़्म इन चाइना। बौद्धि धर्मा नाम है इनका, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको ये बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है चरक संहिता से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है? चरक संहिता क्या होता है? चरक संहिता आपको पता है किताब है, जानते हो ना आप, ये किताब है, संस्कृत टेक्स्ट है, आयुर्वेदा के लिए लिखा गया। कैसा टेक्स्ट है ये? संस्कृत टेक्स्ट है ये। लिखा किसके लिए गया है? आयुर्वेदा के लिए ये लिखा गया है। सुश्रुत संहिता इसमें है, अलॉन्ग विद दिस सुश्रुत संहिता है, और इसको फाउंड आउट किया है आपके चरक, आपको पता ही है, रिनाउंड ऑथर थे, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन दिस। तो उन्होंने जो चैप्टर्स लिखे हैं, तो 25th का जो आंसर है वो है 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस इन्होंने लिखे हैं। तो इसके ध्यान रखने हैं आपको ये सारी बातें, ठीक है। चलिए, चरक संहिता वाला समझ गए। चलिए मूव कर जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफिसर वॉज नोन एज दी भागादूगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है भागादूगा जो था वो किसको माना जाता था? मतलब समझ रहे हो आप, भागादूगा जो है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो भागादूगा की जो टर्मिनोलॉजी है ये किस ऑफिसर के लिए वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाती थी? तो इसका जो आंसर है वो है रेवेन्यू कलेक्टर के लिए। तो इन द लेटर वैदिक पीरियड कब किया जाता था? इन लिखना आप, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो भागादूगा होता था वो रेवेन्यू कलेक्टर, या इसको फिनेंस मिनिस्टर भी कहते थे, ये क्या करता था? ही कलेक्ट्स, ये क्या कलेक्ट करता था? कलेक्ट करता था रॉयल शेयर, कलेक्ट्स रॉयल शेयर ऑफ प्रोड्यूस की रॉयल शेयर ये प्रोड्यूस करता था। चाहे वो फिर जीवा गिरबा है, पुलिस ऑफिसर को बोलते थे। इसके कुछ और भी टर्म्स हैं, लेट्स राइट दैट ऑल्सो प्लीज़। तो पहले इसमें टर्म है आपका जीवा ग्रिबा। अगर कुछ इससे जुड़ी टर्म्स आ जाएं तो आप कहीं परेशान ना हो जाओ। जीवा ग्रिबा टर्म का मतलब है कि इसमें वो बोलते थे पुलिस ऑफिसर। क्या बोलते थे? पुलिस ऑफिसर, जीवा ग्रिबा को बोलते थे। उसके बाद है सनगृहित्री। सनगृहित्री का मतलब होता था ट्रेजरर। क्या होता था? ट्रेजरर। फिर आता था ग्राम्यवदिन का मतलब होता था विलेज जज को बोलते थे। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो विलेज जज को बोलते थे। संगृहित्री ट्रेजरर को बोलते थे। एक होता था सिनानी का मतलब होता था सुप्रीम कमांडर। कौन होता था? सुप्रीम कमांडर इन चीफ, ठीक है। ग्राम्यत्री बता दिया मैंने आपको संघित्री बता दिया। एक होता था राजन्या का मतलब होता था ओवरसी करता था ये, ओवरसीर हु एक्टेड इन किंग्स प्लेस, किंग के प्लेस पे एक्ट करता था। फिर ये होता था ग्रामनी बोलते थे हम हेड ऑफ विलेज के लिए, ठीक है। एक होता था कुलापति KULAPATI, कुलापति होता था हेड ऑफ द फैमिली को कुलापति कहते थे।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू हियर ऑन द ऑप्शंस आर गिवन। आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी हुई हैं प्रेजेंट लोकेशन के साथ। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि देखो जो जो निवासा है ना वो हमारे महाराष्ट्र में है। इसामपुर जो है हमारा वो दिदवाना तो देखो राजस्थान के अंदर है, तो इसका जो आंसर है ना वो आपका है फर्स्ट वाला। ठीक है, जैसे देखो निवासा जो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में है, इसामपुर कर्नाटका में है, गिद्यावनी आपका तमिलनाडु के अंदर है ये। ठीक है जी, बात समझ गए यहाँ पर। तो ये आंसर इसका ए हो गया। लोकेशन थी आर्कोलॉजिकल साइट्स देखो ज़रूर आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईस्टर्न बाउंड्री पूछी है हड़प्पन कल्चर की। क्या पूछा है? ईस्टर्न बाउंड्री पूछी है हड़प्पन कल्चर की, इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर क्वेश्चन ये 28 का था और 28 का आंसर होगा बी, अलमगीरपुर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लो कि अलमगीरपुर क्या है, कैसे कैसे रहा है। देखो अलमगीरपुर एक आर्कोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें गंगा यमुना का दोआब भी बन रहा है। ठीक है, अलमगीरपुर इसके लिए भी जानी जाती है, समझो ये ना अलमगीरपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है ये। कहाँ है ये? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है ये, ऑफ उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट आप समझ लो ये आईवीसी है। ठीक है, थ्राइव यमुना रिवर को चलते हुए, और साइट को हम ना पराशरम का खेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पराशरम का खेड़ा। पराशरम का खेड़ा भी इसको कहते हैं। अर्लियर एक्सकेवेट की गई थी वाई डी शर्मा द्वारा, और इन्होंने कंफर्म किया हड़प्पन एफिलिएशन ऑफ द साइट, और रिवील करा इन्होंने 4 फोल्ड कल्चरल सिक्वेंसेस के बारे में भी। ठीक है, तो अलमगीरपुर हो गया, बारागांव हो गया, हुलास हो गया, मंडी हो गया, सनौली हो गया, सोथी हो गया, सारे आईवीसी के सेंटर्स हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सी रिवर होती है। हिंडन रिवर भी है यहाँ पर, रिवर फ्लो कर रही है ना, हिंडन रिवर भी फ्लो करती है यहीं से ही। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको साइट्स के बारे में भी गाइस ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुराणों से रिलेटेड और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो देखो जी 2 स्टेटमेंट है आपके सामने कि इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न डायनेस्टीज फाउंड इन विष्णु पुराण, बिल्कुल सही है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, बिल्कुल सही है। दोनों ही बिल्कुल ठीक बताए हैं पुराणों के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें ना हमें स्कूल ऑफ थॉट और ये सब बताया गया है। देखो इसमें ना करेक्टली मैच्ड वाला स्कूल पूछा है, तो इसमें न्याया जो गौतमा है ये बिल्कुल स्कूल का ठीक बताया हुआ है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में बताना है। ही केम टू इंडिया 1611, गलत है, 1608 में ही आ गए थे एज एन बॉय। ठीक है, उसके बाद ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका आंसर ओनली 1 आएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 32, जिसमें पूछा हुआ है खरीददर कौन होते थे। तो 32 का आंसर है डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, इसको बोला जाता था। फिर आपके सामने यहाँ पर बुक्स हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो जो बुक का यहाँ कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, इसका आंसर जो है ना आपका 33rd का जो आंसर है वो है ए। अब आप समझते जाओ कैसे है क्या है। देखो जी 33rd का जो इसमें पहले यहाँ बोल रखा है ना वो है 4213। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिरात ए सिकंदरी, इसको विक्ट्री ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, विक्ट्री ऑफ गुजरात के नाम से। बुरहन है मशीर जो है वो माना जाता है हिस्ट्री ऑफ बहामानी अहमदनगर। रियाजुल सुल्तानी माना जाता है आपका मिरात ए सिकंदरी, सॉरी हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, रियासत सदी माना जाता है आपका हिस्ट्री ऑफ बंगाल, और रियाल इंशा माना जाएगा कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्न्स लेटर। तो इसका ये आंसर ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में आपको जो आंसर नॉट करेक्टली पूछा गया है 34th का, ये होगा हमीदा बानो बेगम, क्योंकि जो हमीदा बानो बेगम थी शी यूज टू बी द वाइफ ऑफ हुमायूं, नॉट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर। ठीक है, चलो मूव टू दी पेशवाज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है पेशवाज का। ठीक है, 35th का आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा होगा? डी। पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ है, उसके बाद बाजीराव 1 है, फिर आपका माधव राव 1 है, फिर नारायण राव है। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट हमारा करना है। क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर, जिन्होंने जजिया और काउ स्लॉटर को अबॉलिश किया था। तो इसका आंसर है जैनुल आबिदीन, इन्होंने अबॉलिश किया था।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड, 300 वॉल्यूम इन्होंने ट्रांसलेट करे हैं संस्कृत बुक्स के, और फिर ये कलेक्ट किए गए थे फिरोज तुगलक द्वारा ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। तो इसका आंसर है अजजुद्दीन खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक को रिफाइन डेवलप करा गया, कह रहा किस रूलर, अब जो मुगल एम्पर कोर्ट के किस रूलर के द्वारा ये किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है मोहम्मद शाह द्वारा किया गया था, कि बहुत ही रंगीला थे ये, तो म्यूजिक वाले काम ये करते थे। पोइटिस और कॉम्पोजिशन में नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट वाला आएगा गंगाबाई गणेश लाल, गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40th में, जिसमें हमें ना प्लेस ऑफ रिवोल्ट बताना है 1857 वाला। तो 40th का जो आंसर है वो डी वाला गलत है, बाकी सब ठीक है, कि बराक 29 मार्च 1857 में हुआ, मेरठ 10 मई 1857 में हुआ, लखनऊ 4 जून में हुआ, झांसी का डेट आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। 1918 में यूपी का जो किसान सभा थी उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर जिन्होंने किया था, इसको फॉर्म किया था। तो 41 का जो आंसर है वो है इंदिरा नारायण द्विवेदी। बहुत बच्चों ने बाबा रामचंद्र लगाया था, गलत था। ठीक है, तो बी सेव, थोड़ा सेव रहते हुए ठीक से पढ़ाई करते हुए काम करना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42 को जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल थ्रोइंग अ बॉम्ब एट विक्ट्री वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग पे किसने बॉम्ब फेंका था। तो इसका आंसर है अनुशीलन समिति ने, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बॉम्ब को फेंका था। अब देखो अनुशीलन समिति है तो इसके बारे में पढ़ के जाना ज़रूर। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट जो आ जाती है ना, इसी में आपका कल्याण हो जाता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है और बहुत ही ध्यान से करना है ये सारी चीज़ें। देखो अनुशीलन समिति अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, कैसी थी ये, अब बताओगे इसके बारे में कि ये अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। ये कैसी थी, अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी इन इंडिया डेट फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। पर्पज़ इसका यही था कि इन्होंने यंग लोगों को ट्रेन कर रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स को रिवोल्यूशनरी वॉर वगैरह में फ़ाइट कर सकें। तो ये ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ को मार देते थे, बॉम्ब्स एक्सप्लोड करते थे, डेकॉइट्स को कैरी आउट करते थे, मेंबर्स को फिजिकल फिटनेस के लिए, वेपन्स के लिए, सब ये सब के लिए इनको ट्रेन करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अनुशीलन समिति का फाउंडिंग मेंबर कौन था, सतीश चंद्र बसु थे। 1902 मार्च में आई थी ये। ठीक है, अनुशीलन समिति जो है, दिस समिति कम अंडर सतीश चंद्र बासु 24 मार्च 1902। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड। तो 120 चैम्बर जो मेंबर्स क्रिएट हुए थे वो हुए थे आपके एक्ट ऑफ 1919 से। तो एक्ट भी ध्यान रखना है, रिवाइज करना है। ईवी रामास्वामी नायकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें पूछा है कि उस फीमेल रेजिमेंट का नाम बताना है जो उन्होंने पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र उन्होंने रखा था उन्हें। तो 45 का आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से रखा था। ठीक है, हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन रायबरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। तो इसमें आंसर है खान बहादुर खान थे। तो याद रखना जो ये आपके रेबेलियंस 1857 के हैं ना, वो हर जगह से रिवाइज कर लेते हैं। बरेली के खान बहादुर खान है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कुंवर सिंह, नाना साहेब और हजरत महल कहाँ कहाँ से रिलेट करते थे। 48 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द लास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 47 का आंसर होगा डी, मोफला रिवोल्ट जो था वो सबसे बाद में आया था। इसके अलावा आपको पता है कि सारे जो रिवोल्ट थे वो आसपास ही होते थे, लेकिन देखो इनकी भी ना डेट ज़रूर याद करके जाना। अगर आपको डेट नहीं याद होगी ना तो आप सब गड़बड़ करके रहोगे। जैसे ये 1921 का मामला है, मोपला रिवोल्ट वाला, समझ रहे हो, अब मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। ऐसे ही आपको सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ पे कब हुआ था। खिलाफत मूवमेंट था तो वो पूरा 1919 से लेकर 1924 तक चला था, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आप देखो दूसरे मूवमेंट्स के बारे में भी तो आपको सारे पता होने चाहिए कब क्या क्या चले हैं। होम रूल मूवमेंट देखोगे तो ये बेलागावी 1916 में चला था, याद है आपको होम रूल मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। तो वो हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में था, ये 13 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो सबसे लास्ट पूछा इन्होंने तो मोपला रिवोल्ट है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 48। देखो नीचे के जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जो हम ज्योग्राफी करेंगे ना तब हम लेंगे, आज हम सिर्फ हिस्ट्री कर रहे हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन सी रिलेटेड नहीं है? तो शांति घोष नहीं है, इसके अलावा ये तीनों रिलेटेड हैं। ठीक है, मूव टू दी, ये हमारा अभी यूपी पीसीएस के पेपर से निकाला हुआ था, अब हम निकाल रहे हैं हमारे बीपीएससी से पेपर निकाल के हमने सॉल्व करना है। देखो इसमें कह रहा है कि इन सभी में से बताओ कि कौन सा जो एनिमल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं है। तो बुल हॉर्स के बारे में आपने सुना होगा, एलिफेंट के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो 56 का जो आंसर है आपका, ये अभी देखो, ये जो वेल हेरिटेज साइट है ना, ये करंट अफेयर्स वाले पार्ट है, तो आई एम लिविंग करंट अफेयर वाला पार्ट। ठीक है, मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें एक काम कह रहा है कि बताओ जी इंडियन आर्ट में जो कंस्ट्रक्शन की स्तूपा था, चैत्य था, विहारा था, ये किससे रिलेटेड था? तो हमें बड़ा साफ सा पता है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड था जी। ठीक है ना। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज़ अ सुजीनी इन बिहार? बिहार में सुजीनी किसको कहते हैं? तो सुजीनी जो होता है ना बिहार के अंदर, वो होता है टाइप ऑफ क्ले पोट्री, जो मिट्टी से नहीं करते हो आप, चिकनी मिट्टी से, उससे होता है। 63rd क्वेश्चन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार से रिलेटेड है, तो समझ लो हिस्ट्री का ही पार्ट समझो आप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी इसमें, तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 63 की वो है डी। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी ही स्टेटमेंट ठीक है विक्रमशिला से रिलेटेड। ये प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ये गोपाला किंग वन द्वारा की गई थी पाला डायनेस्टी से। वजनयान सेक्ट यहाँ बुद्धिज़्म का बहुत फ्लरिस्ट है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, बाबर के अराइवल इंडिया में उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आई है, क्वेश्चन नंबर है 64th। इसमें देखो आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है 64th क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है कि इंट्रोडक्शन गन पाउडर इसी के टाइम पे हुआ, आर्क डोम इसी ने बनाया था, तिमरुद इसी ने बना था, लेकिन कैनन वॉरफेयर के इंट्रोड्यूस इसने नहीं किए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का जो मुगल पीरियड में बना था, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का? किस पोर्ट को कहा जाता था? तो 65th का आंसर है कैम्बे पोर्ट को कहा जाता था गेट ऑफ मक्का। अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था किसके ज़माने में? चोला, गुप्ता, मराठा, विजयनगर, किसके ज़माने में कहा? तो विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पदमपनी इज लोकेटेड एट? तो इसका आंसर है बाग। ठीक है, 68 पर आ जाओ। 68 में स्टेटमेंट दी हुई है आपको नीचे, और आपको इससे रिलेटेड करना है कि फाहिन जो है चाइनीज़ पिलग्रिम है जो इंडिया को विजिट करा ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, और ह्यूआन सेंग था जिसने चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने इंडिया को विजिट करा ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। तो 68 का जो आंसर है बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिस्ट दी हुई है, इसके लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि चरक क्या करता था, ब्रह्मगुप्ता, वारामीरा, विशाखा दत्ता क्या क्या करते थे। 69 का आंसर है डी, क्योंकि चरक जो है वो एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, जो ब्रह्मगुप्त हैं, सॉरी मैं गलत बता रही हूँ, चरक इज़ अ मैथमेटिक्स। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता वॉज द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, और उसके बाद आप लिखो कि भाई वारामीरा जो है वो है प्ले राइट, और विशाखा दत्ता वॉज अ मेडिसिन, ऐसे बताओगे आप। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नॉर्वज इन इंडिया? इंडिया में किसने पर्शियन फेस्टिवल नॉर्वज को आगे बढ़ाया था? तो याद रखना वो फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने आगे बढ़ाया था। नाथपंथी हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, इन्होंने डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर कुछ बनाए हैं। कह रहा है ये कहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ये डिवोशनल कहाँ रिलीजन इन्होंने? 71st का आंसर है सदर्न इंडिया में इन्होंने करा ऐसा। फिर यहाँ पर वुड डिस्पैच के रिलेटेड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया है। ठीक है, तो 72 का जो आंसर है वो है आपका ए, कि रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट लेस स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। मैथिली लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, उन्होंने कहा डेवलप हुई ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 73 का जो आंसर है वो है आपका बी, ओइनीवार डायनेस्टी इनको बोला जाता है। ठीक है, विच सिटी सर्व्ड एज दी, 74th क्वेश्चन पे चलो, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड में? क्या माना, किस सिटी को कैपिटल बनाया था? तो पाटलिपुत्रा था। ठीक है, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। लो जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में समझो, इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, इट केम एज अ गेगिंग एक्ट, द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। 75th का जो आंसर है वो है ओनली 2 और 3 करेक्ट पूछा। ठीक है, ये गलत है,
वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने नहीं किया था। बताओ कौन थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किया था। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाय होम। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपको वर्नाकुलर एक्ट वाला, तो आपको ये बताना है मुझे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैसे आया, किसके द्वारा किया गया था। एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय हिम। और मेरे को यही क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, एक मिनट यार। एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय हिम और रिपील बाय लॉर्ड रिपन भी बिल्कुल ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ, इसमें ये ठीक हो गया है, लॉर्ड लिट्टन द्वारा ही इनेक्ट किए गए थे। एक मिनट, लॉर्ड लिट्टन द्वारा ही इसको इनेक्ट किया गया था और इज़ ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट ही कहते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी ठीक है, रिपील। आई थिंक बॉयज इसका ना पूरा तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 75 का आंसर होगा डी, ठीक है। चलो जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें लॉर्ड मायो से रिलेटेड, इनके रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। इसने पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब 76 का जो क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और पूछा है इसमें से कि भाई इसमें तो बताओ करेक्ट वाला मामला। देखो इसका ना आंसर जो है वो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम बाइफरकेट किया गया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था। तो 76 का जो आंसर है वो 1 और 2 होगा, ठीक है। नीति सारा एक अर्ली रिटन पॉलिटिक्स है, नीति सारा के बारे में पूछा है इन्होंने। तो नीति सारा के बारे में ध्यान रखना है आपको। नीति सारा एक ऐसी किताब है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है पॉलिटिक्स पे, स्टेट क्राफ्ट द्वारा, और इसको जो लिखा गया है ना वो है कमांदका के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना, ये ना डिसाइपल थे चाणक्य के। किसके डिसाइपल थे? चाणक्य के। और इसको इन्होंने ना इसमें एसेंस बताया स्टेटमेंटशिप का कि सिग्निफिकेंट क्या है पॉलिटिकल साइंस का, इन सारे गवर्नेंस का, ये बताया गया, ठीक है। फुतुहात ए अलमगिरी वॉज रिटन बाय, तो 78 का आंसर होगा ए, ईश्वर दस नागर द्वारा। अच्छा, 79 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सो, जो मेघा वर्मन है रूलर है जो श्रीलंका का, इन्होंने मिशनरी भेजा था टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग, ताकि उनको परमिशन मिले बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो चंद्रगुप्ता सेकंड है, ठीक है। 80th है, विच वॉज व्हेन वॉज द बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया। तो बिहार फर्स्ट सेपरेट कब हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो आंसर इसका होगा 1936 में सेपरेट हुआ था। ये लेक विक्टोरिया, अगेन इट इज़ कम्स अंडर ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हम अपना हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। चलो अब आओ, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। इसका जो आंसर है ना गाइज वो है 2 और 3 खाली, ठीक है। मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, ऐसा हम नहीं मानते। फेलियर इसका रीज़न नहीं था। रिबेल डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम ऑफ आइडियोलॉजी, ये सबसे बड़ा था। और देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसने जो कारण पूछा है वही बताना होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो 127वां क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। जो बिहार से कुक था ना, उसने महात्मा गांधी जी की लाइफ को बचाया था फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। तो कौन था वो? द कुक फ्रॉम वेयर, है ना। तो कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी, उसका नाम बताना है। तो 127 का आंसर है नन ऑफ देम। ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ ना कराओ आप। कई बार हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है नन ऑफ देम कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन देखो आंसर है ऐसा भी। तो ऐसा आपको समझ के चलना है कि एकदम वो नहीं हो जाना है कि कुछ भी आप लिखाओ। बटक मियान था, लेकिन एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको एक मिनट यार गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसमें बटक मियान वॉज द लीडर, वही मेरे को लगा, इनका नाम मैंने ध्यान से देखा नहीं था, सॉरी। बतक मियान वॉज अ कुक फ्रॉम बिहार हु सेव महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट इन 1917। इस इंसिडेंट द चंपारण सत्याग्रह का टाइम था, ये चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। और ना ब्रिटिश मैनेजर था इंडिगो प्लांटेशन मोतीहारी बिहार, इनवाइटेड गांधी फॉर डिनर एंड आज हिज कुक बतक म्यान टू पॉइजन गांधीज मिल्क। तो बतक म्यान ने रिफ्यूज टू कैरी आउट द ऑर्डर, एक्सपोज द प्लॉट और सेव गांधीज लाइफ। तो बतक म्यान को फायर कर दिया गया था जॉब से, टॉर्चर किया गया था और उसको गाँव छोड़ के जाना पड़ गया था। तो बतक म्यान एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ को।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो क्या आता है, वो आता है कि जो बख्त मूवमेंट थी ना, क्या थी, जो बख्त मूवमेंट थी उसके बारे में हमें बताना है कि ये ना बिहार में 1937 से 1938 में रही, पेजेंट अपराइजिंग थी। और ये कह रहे हैं वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। 128 का जो आंसर बता रहा है कि क्या होगा इसका, तो इसमें ध्यान में रखना, दिस मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इसका आंसर वगैरह आपको। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा हुआ है क्रोनोलॉजी, यहाँ क्या पूछी गई है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है इवेंट्स की, स्ट्रगल की, होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेड़ा, मिंटो मरलो, और आपको बताने हैं ये इवेंट के कि क्रोनोलॉजी आपको सही सही बताने कि कब क्या क्या हुआ है। अब देखो, आप बताओ सबसे पहले कौन सा मूवमेंट क्या हुआ है। तो अगर देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जी कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सोचो। क्योंकि देखो सूरत स्प्लिट कब हुआ, अगर आप देखो तो सूरत स्प्लिट हुआ हमारा 1907 में हुआ, है ना, सूरत स्प्लिट हमारा 1907 में हुआ। और अगर आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह की डेट, तो वो 1918 का समय है, 22 मार्च से लेके 5 जून वाला है ना। होम रूल मूवमेंट मैंने आपको अभी बताया था, होम रूल मूवमेंट के बारे में। होम रूल मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 1916 का फेज़ है पूरा, समझ रहे हो। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स याद है आपको कब आया था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का अगर आप बात करते हो तो वो आप समझो कि आपका क्या नाम है, लोकल बॉडीज़ के लिए तो था ही वो, और वो 1909 में हुआ था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, अगर आपको ध्यान में हो तो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स उन्हें भी कहते हैं हम, जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, जिसमें हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया था ब्रिटिश इंडिया ने, और गवर्नमेंट ने, मतलब आप समझ लो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ की थी गवर्नेंस के अंदर। अब इस हिसाब से हमें समझ आ गया कि जो सूरत स्प्लिट है वो सबसे पहला है, और उसके बाद हमारा 1909 में मॉल्टो 2413 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो इसका जो 129 का आंसर होगा वो बी होगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है लॉर्ड लिटन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब लॉर्ड लिटन के बारे में देखो, आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड लिटन ने काम क्या क्या किए थे। लॉर्ड लिटन के समय पे ना बहुत से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, तो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, आप समझो इस बात को। तो इन्होंने कहा है कि क्या क्या इनके समय पे हुआ और क्या क्या नहीं हुआ है, ये बताना है आपको। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आपने अभी देखा, है ना। और अगर आप देखो ये वाला जो कंट्रोवर्सी थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, याद है आपको, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अगर आपको याद हो तो इसमें कंट्रोवर्शियल प्रपोजल था, 1883 का कंट्रोवर्शियल प्रपोजल था, जिसमें इंडियन जजेस को अलाउ था टू प्रिसाइड ओवर केसेस जिसमें ब्रिटिश सब्जेक्ट इन्वॉल्व करने हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल में इंटेंस क्रिटिसिज्म ब्रिटिश कम्युनिटी ने किया था, और ये बिल ड्राफ्ट ही सर काउंट ने इल्बर्ट द्वारा, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने किया था। तो आपको अगर याद हो एल्बर्ट बिल की पूरी कहानी, तो इसमें जो था ना, ये लॉर्ड रिपन के समय पे था एल्बर्ट बिल जो था। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें लॉर्ड रिपन था, बाकी आर्म्स एक्ट और ये सब तो इनके समय पे ही आ गए थे, अगर आपको याद हो। याद करो, जो स्ट्रैके कमीशन बैठा था वो तभी बैठाया गया था, स्ट्रैके कमीशन 1880 में बैठाया गया था स्ट्रैके कमीशन, और इसको जनरल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठाया गया था ताकि हम ना फेमाइंस को डील कर पाएँ। तो फर्स्ट फेमाइन कमीशन था, और ये कंस्टिट्यूट किया गया था ड्यूरिंग द लिटन फेज, ठीक है। अब हम चलते हैं बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा, देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर का क्या सीन है यहाँ पर चल रहा है। देखो, जो बैटल ऑफ बक्सर अगर आपको याद हो, इसका जो फेज़ है वो 1764 में हो रखा है, 22 अक्टूबर 1764 से लेके 23 अक्टूबर 1764, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर चला। अब बैटल ऑफ बक्सर आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स का और इंडियंस के बीच में था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मोनरो थे, अगर आपको याद हो, नवाब अवध, मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव भी आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा। अब यहीं पर ना एक ट्रीटी हुई थी, अगर आपको याद हो तो वो ट्रीटी का नाम बताना है आपको कि कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो याद रखना 131 का आंसर है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये 1765 में जाके साइन की गई थी। जब ये बैटल हो गई है तब मोहम्मद, आपके मुग़ल एम्परर थे शाह आलम टू, ध्यान रखना शाह आलम टू थे उस समय, और उन्होंने ये साइन किया था रॉबर्ट क्लाइव्स के साथ ये ट्रीटी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रही,
तो डच इंडिया कंपनी के बारे में आपको वैसे ही बताना है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आप ध्यान से सोचते हो, इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री इन पटना, इन्होंने क्या कहा है, इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री इन पटना। पटना में इनकी जो आई वो कब हुई, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1632 था इसका आंसर, 132, ठीक है, ये होगा। फिर ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने फर्स्ट टाइम कब अनाउंस करी, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक साउथ अफ्रीका में तो की थी, लेकिन और कहाँ पर इंडिया में आके 1918 में कहाँ पर की थी। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा ना आपका, वो होगा अहमदाबाद स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार मील स्ट्राइक में ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद 134 जो आंसर है वो है इंडियन क्विट मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो 1942 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। और यहीं पे आपने देखा कि एक सिग्निफिकेंट विटनेस हुआ था कंट्रीब्यूशन लीडर्स का भी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला बिहार के लीडर्स का भी देखने को मिला, बिहार का कंट्रीब्यूशन भी। अब यहाँ कह रहे हैं कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसी में ही बिहार केसरी किसे कहा जाता है, जिन्होंने काम किया और वहाँ पर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो याद रखना बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड। कह रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश टुक वेट स्टेप टू एड्रेस द इशू। तो कह रहे हैं ऐसे मास एजिटेशन के चक्कर में चंपारण मूवमेंट में जो चल रहा था उसमें क्या ऐसे स्टेप लिए गए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि भाई ऐसे चंपारण मूवमेंट में ऐसे क्या क्या स्टेप लिए गए थे। क्योंकि देखो चंपारण सत्याग्रह अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा आपने, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या क्या स्टेप लेकर इसको ठीक करा था वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताओ इसका आंसर में क्या आएगा, चंपारण का काम क्यों किया। देखो आपको याद होगा मूवमेंट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू दी और अपराइजिंग जो यूरोपियन पेन प्लांटर्स थे उन्होंने फोर्सली वो ग्रो कर रहे थे पेजेंट्स को, ताकि वो इंडिगो ग्रो करें ऑन देयर लैंड इन एक्सचेंज फॉर लिटिल टाइटल ऑफ नो पेमेंट, है ना। गांधी जी उन्होंने इंस्पायर किया कि भाई लीड द मूवमेंट। ऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा नदर्न इंडिया के पेजेंट्स के साथ बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आपको याद होगा कि ये सारा का सारा जो चल रहा था मामला, तो ना तो देखो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट महात्मा गांधी से गवर्नर ऑफ चंपारण ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल रोल इन द रीजन, क्योंकि रिस्पॉन्स टू मास एजिटेशन जो भी हुई उसमें कुछ तो रोल रहा होगा ना चंपारण सत्याग्रह में। ब्रिटिशर्स का क्या वो रहा था, ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आपको ध्यान में रखना है। देखो आपसे क्वेश्चन बहुत टेढ़े पूछे जाएंगे, आप समझो ऐसे ही आपसे नहीं पूछा जा रहा कुछ भी कि बस इसका ये था या वो था, आपसे साफ पूछा जा रहा है कि किया क्या। अब इन्होंने हालांकि बाद में सब कुछ बुलाया था, अपॉइंटमेंट भी की थी कमेटी की, चंपारण एग्रीमेंट एक्ट भी आया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इमीडिएट क्या करा गया था। क्योंकि देखो गांधी जी तो विजिट इसीलिए करने गए थे ना, क्योंकि पहला ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इन्वेस्टिगेट करने गए थे पुअर कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तिनखटिया आपको पता होगा सिस्टम को इसमें अबॉलिश भी किया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इसमें काफ़ी कुछ, ब्रिटिशर्स बड़े नाराज़ हुए थे, मतलब वो तो भाई वो तो करेंगे ना, तूफान तो वो मचाएंगे कि आपने चंपारण एजिटेशन के कैसे किया। तो आपको इसका जो आंसर है ना वो देखो ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है चंपारण एग्रीमेंट कमेटी इंस्टीट्यूट की थी उन्होंने, तो इसका आंसर सी होगा 135 का ना। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू 136, जिसमें ना आपको कई सारी वो दी गई हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आत्मीय सभा। अब देखो अगर ये आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो फिर आप इसमें गलतियाँ तब भी बच सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी ज़रा सा भी कुछ पता है ना इसके बारे में तो आप बड़े आराम से संभाल लोगे। देखो अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ना सोशल रिफॉर्म एजुकेशन को प्रमोट करती थी, पॉलिटिकल फ्रीडम को प्रमोट करती थी। इट वॉज फाउंडेड इन पुणे में हुई थी ये, ठीक है, पुणे में हुई। तो इसको जो फाउंड आउट करा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था ये। अब आपके सामने आता है तत्वबोधिनी सभा।
अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट हैज़ बिन होम, क्योंकि 1839 में तत्बोधनी सभा बिठाई गई थी, और ये बिठाई गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये बिठाई गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बिठाई गई थी। आत्मीय सभा भी देखो, अब कई बच्चे हमारे, देखो क्वेश्चन ना टेढ़ा भी है बहुत। आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन द्वारा कराई गई थी, मतलब आप समझ रहे हो। 213 इज द राइट आंसर। गलत से आपको गलत फंसाने के लिए यहाँ पर केशव चंद्र सेन भी लिखा हुआ है, पर इसमें फंसना नहीं है आपको जरा भी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अम्बाबाई पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्बाबाई जो थी एक फ्रीडम फाइटर थी, वुमेन थी। कह रहे हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करती थी। तो अम्बाबाई जो थी ना वो आपके कर्नाटका से बिलोंग करती थी। गलती से केरला नहीं लिख के आ जाना है। फ्रॉम कर्नाटका, हु वॉज बॉर्न इन 1889। मैसूर स्टेट में हुई थी, कर्नाटका में पड़ता है जो कि, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो कैबिनेट मिशन का नहीं थे। तो ध्यान रखना है कि हमें कैबिनेट मिशन पता होना चाहिए सबसे पहली बात। कैबिनेट मिशन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या लिख पाओगे। तो ये हाई पावर्ड मिशन था, आपको पता ही कि 946 में एटले ने गवर्नमेंट में भेजा था। इसमें पैथिक लॉरेंस थे, यानी ये तो थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, और एवी एलेंडर भी थे। ये नहीं थे, जे एंड्रयू जो थे वो नहीं थे, तो ध्यान रखना है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बेसिस पे बनाया गया था, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। अभी कह रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व वाले लीडर कौन थे। वाल्व की थ्योरी आपको पता है कौन सी थी। ये थ्योरी थी फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए, उसके गोल को एड्रेस करने के लिए। डिवाइस था जिसमें ना कई सारे एक्सेस प्रेशर को रिलीज करेंगे बेसिकली। अब आपको पता ही होना चाहिए कि ये करा किसने था। सेफ्टी वेल्व की जो थ्योरी थी, बाय होम, किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना, लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। उसके बाद 140th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन दिए हुए हैं, रेजोल्यूशन दिए हुए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ ये कह क्या रहा है, देखो यहाँ ना मामला बड़ा अलग है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ना आईएनसी के जो सेशन होते थे वहाँ पर रिजोल्यूशन पहली बार कब आया, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका हैगा कराची सेशन 1931। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके क्लास 10th NCERT में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो कराची सेशन में पहली बार ऐसी बात फंडामेंटल राइट की गई थी, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए आज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।